नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तभी पहुँचेंगे और आप उनको देख पाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपनों के साथ शेयर करते रहिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ बढ़ाते रहिए, जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और फैमिली एक नया रूप ले सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। आज का पहला करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में संसद ने 127वां संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को तैयार करने के राज्य के अधिकार को पुनः बहाल करता है। कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण 2021 में की जाने वाली जनगणना सेंसस 2021 और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा खाद्य और पोषण का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नीतियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 को शुरुआत की कर दी गई है। साथ ही साथ हांगकांग शहर अब चीनी कानून को अपनाने के लिए तैयार हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स का जिनका संबंध सामान्य दिन 2 से लिंक है। तो ओबीसी समूह को जो निर्दिष्ट करने वाली संबंधी जो योजनाएं थी और उनके जो लिस्ट बनाने का अधिकार था, उन्हें राज्य को दोबारा से दे दिया गया है। इसे हाल ही में अभी 11 अगस्त को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, उसके विकास, उसके विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना से संबंधित है। अगर देखें इस संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 5 मई को महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय के लिए था, उसके लिए एक पृथक आरक्षण को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वर्ष 2018 के संविधान संशोधन, जो कि 102वां संविधान संशोधन था, उसमें ये दे दिया गया था कि केवल केंद्र है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अब सूचित कर सकती है। राज्यों से ये शक्ति छीन ली गई थी। अगर 102वां संविधान संशोधन के तहत बात की जाए तो इसके अंतर्गत 338 बी और अनुच्छेद 342 के बाद 342 ए को जोड़ा गया था। इसके साथ ही यह नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा भी इसमें प्रदान किया गया था। इस संवैधानिक संशोधन की व्याख्या पिछड़े वर्गों को चिह्नित करने, उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने और राज्य के अधिकारों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 127वें संविधान संशोधन विधेयक ने इस बात को पलट दिया है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब राज्य एक अलग से अपनी सूची तैयार कर सकते हैं जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी नज़रों में। जिससे क्या होगा कि अब केंद्र के जो सूची बना रहे थे उससे परे अब राज्य भी अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अब केंद्र अपनी सूची रखेंगे और राज्य अपनी सूची रखेंगे। केंद्र जहाँ जरूरत पड़ेगी वो अपनी सूची लगाएंगे, राज्य अपनी सूची लगाएंगे। राज्य के अंदर जो तो आपके बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर जो आरक्षण दिया जाता है वो 2 बेस पे दिया जाता है, एक सामाजिक पिछड़ापन और ये शैक्षिक पिछड़ापन। ये किसकी नज़रों में होना चाहिए, या तो राज्य सरकार की नज़रों में या केंद्र सरकार की नज़रों में। हो सकता है कि केंद्र सरकार की सूचियाँ अलग हों, राज्य सरकार की सूचियाँ अलग हों, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस नए विधेयक की देखें इसमें क्या लॉजिक है, तो इसका लॉजिक ये है कि जो 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके पारित होने से होगा क्या, अब देश में 671 ऐसी जातियाँ हैं जो इनसे क्या होंगी, लाभान्वित होंगी। साथ ही साथ जो ओबीसी की अपनी सूची बनाने संबंधी राज्य के अधिकार हैं वो पुनः बहाल हो जाएंगे। आइए बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस 2021 के बारे में। तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है, वो है गृह मंत्रालय के अधीन। इसी जो क्वेश्चन आता है कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो है गृह मंत्रालय के अधीन। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये इसका है जनसंख्या व संबंधित मुद्दों से लिंक है इसका। तो अभी देखें जनगणना के बारे में अगर बात की जाए तो अगर जब जनगणना की जाती है तब सेंसस किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एक तो हमें जनसंख्या के आकार का पता चलता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, डेमोग्राफिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अन्य विवरण दिए जाते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत में जनगणना की पहली बार 1872 में ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड मेयो ने के अधीन शुरू की गई थी। ये आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो 1872 में। और किसने कराई, ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड मेयो ने। इनके उनका उद्देश्य टाइम पे क्या था, वो समाज के उत्थान के लिए जो पॉलिसी बना रहे थे, सरकारी कार्यक्रम को तैयार करने में इसमें सहायता उन्हें मिल रही थी, मिलने के लिए उन्हें बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आया कि भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या कब हुई, वो हुई 1881 में। तो ये अंतर याद रखना, पहली जनसंख्या 1872 में जनसंख्या गणना हुई और संपूर्ण जनसंख्या गणना कब हुई, 1881 में। उससे के बाद ये 10 वर्ष लगातार चलती जा रही है। अगर भारत में जनगणना कौन करता है तो मैंने आपको बता दिया है, गृह मंत्रालय के अधीन
ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है, वो ये कार्य करता है। अगर देखें कि जनगणना या सेंसस से क्या फ़ायदा होता है, तो इसमें कुछ चीज़ों के जो हमें हैं विश्वसनीय स्रोत में से एक है जनसंख्या, जिसमें क्या-क्या मिलता है। एक तो डेमोग्राफी के बारे में पता चलता है, पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, लिटरेसी रेट कितना है, एजुकेशन का स्तर कितना है, आवास और घरेलू सुविधाएँ कितनी है, शहरीकरण कितना है, प्रजनन दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, ओबीसी, एससी, एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, ये पता चलेगा। और साथ ही साथ अभी ओबीसी की हाँ जनगणना करते हैं, उसको निकाला, उसको लिखना भी किया, पब्लिश नहीं किया गया है। अभी तक हमें एससी और एसटी की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ भाषा के बारे में हमें पता चल जाता है। अगर हम और पीछे जाएँ इतिहास में देखें, तो ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक प्रमुख वेद है ऋग्वेद, उससे पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान हमने किसी न किसी स्तर पर एक जनगणना की हुई है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने जो लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, उसमें जो टैक्स की बात की गई से राजनीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह करने का उल्लेख किया गया था। अगर मुगल बादशाह अकबर की बात करें, तो उनके शासन में लिखी गई आईन अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन इकाई, अन्य विशेषताओं संबंधित विस्तृत आंकड़े इसमें शामिल किए गए थे। तो इस टाइम में हमने ऐतिहासिक काल से हम इसको करते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं मिड डे मील योजना के बारे में। तो इसके टॉपिक से लिंक देखें तो ये सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अवकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषयों से संबंधित है। तो बैठक के अंतर्गत विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिए हैं कि मध्याह्न जो भोजन है उसका विस्तार जो अभी 8वीं क्लास तक है उसे कहाँ कर दिया जाए, 12th क्लास तक कर दिया जाए। साथ ही साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाए और एक ऐसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की जाए जो कि आधार से लिंक हो, पूरी तरीके से उसे आधार से लिंक कर दिया जाए, जैसे कि आप अपना अंगूठा लगाएं और आपको सीधा राशन मिल सके। अगर आइए अब बात करते हैं मिड डे मील योजना के बारे में। तो मिड डे मील योजना क्या है? ये जो जितने सरकारी विद्यालय हैं या फिर जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें या समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो मदरसे शामिल किए गए हैं, उनके जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक समय के लिए भोजन के सुनिश्चित करता है वहाँ पे कि इनको एक पका हुआ भोजन मिल सके। इस योजना के अंतर्गत जो कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उनको दिन में कम से वर्ष में जो पूरा 1 साल है, उसमें कम से कम 200 दिन पका हुआ भोजन मिलने की बात की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एक पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू किया गया था। साथ ही साथ इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम अर्थात नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के रूप में शुरू किया गया था। 2004 में इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू कर दिया गया था, इसका नाम दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि ये भूख और कुपोषण को दूर करने में इसको सहायता करता है। साथ ही साथ स्कूल में क्योंकि जब खाना मिलेगा तो लोग यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, तो उनके नामांकन बढ़ेगा, एनरोलमेंट बढ़ेगा, उनकी उपस्थिति बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें सभी जातियों के लोग आते हैं, एक साथ बैठ के खाएँगे उनके, तो उनके बीच में क्या होगा, सामाजिकरण में सुधार होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ज़मीनी स्तर पर जो कि वहाँ पे कुक वगैरह होते हैं, उसमें महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। अगर हम मानक देखें, फूड नॉर्म्स के खाना किस दिया जा रहा है, तो जो आंकड़े हैं ये पर चाइल्ड पर डे के हिसाब से हैं और ग्राम में हैं। तो एक तरफ ये प्राइमरी क्लास की बात कर रहा है, दूसरी तरफ करता है 8th क्लास की। अगर प्राइमरी क्लास तक के बच्चों के लिए अगर अनाज की बात की जाए तो उन्हें 100 ग्राम मिलेगा, 8th क्लास के लिए 150 ग्राम। दालें यहाँ एक तरफ प्राइमरी के लिए 20 ग्राम, वहीं जूनियर बच्चों के लिए 30 ग्राम। सब्जियाँ 50 ग्राम, तो जूनियर बच्चों के लिए 75 ग्राम। और ऑयल एंड फैट्स की बात की जाए तो प्राइमरी बच्चों के लिए 5 ग्राम और वहाँ पे जूनियर बच्चों के लिए 7.5 ग्राम्स की बात की जा रही है। आइए बात करते हैं उज्ज्वला 2.0 योजना के बारे में। तो आपको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे दो स्कीमें कन्फ्यूज करती है, एक है उज्ज्वला योजना, एक है उजाला योजना। तो उजाला योजना लाइट से संबंधित है और उज्ज्वला किससे, एलपीजी गैस कनेक्शन से। तो इसके टॉपिक का लिंक देखें तो केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन के संबंधित है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो इसे 2016 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को एक एलपीजी गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि प्रति कनेक्शन क्या करता है, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसमें जो पात्र परिवार होता है उनको क्या होता है, एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि इस योजना को पहले 50 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था, फिर उसका विस्तार 80 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया था। इसके तहत 4800 करोड़ रुपए की राशि को अभी तक आवंटित किया जा चुका है। इस योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, साथ ही साथ जो गाँव में चूल्हे जलते हैं, जीवाश्म ईंधन लकड़ी उपले जलाए जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे होते हैं, उनको कम करना। साथ ही साथ जो खाना पकता है जो वहाँ पे जो अशोधित होता है जिसके कारण भारत में मौतें ज़्यादा होती हैं, उनको कम करना। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन जब गाँव घर में जलेगा तो उसमें क्या होगा, जो छोटे बच्चे होंगे उनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होंगी, उनको भी बचाना, उनसे कम करना। अगर बात की जाए उज्ज्वला 2.0 टू 1.1 से
किस तरह से अलग है, तो इसमें जो 2.0 है, इसमें क्या होगा, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पेपर वर्क को भी कम किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने के लिए अलग से फंड निर्धारित किया गया है। अगर इसके देखें कि कौन लोग पात्र होंगे, तो योजना को लाभ उठाने के लिए जो भी आवेदक हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वो कौन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। इसमें महिलाओं को फोकस किया गया है, उनके सशक्तिकरण की बात की गई है। साथ ही साथ वो भारत के नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे परिवार संबंधित होना चाहिए। जो भी परिवार इसमें जो अप्लाई करेगा उसको पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होगा, उनकी आय जो होगी, उनकी इनकम है, प्रति माह एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाएगी, उससे कम होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों की अलग सीमा होगी, सामान्य प्रदेशों की अलग सीमा होगी। इसके अलावा क्या होगा कि अगर इन्होंने इस तरह की अन्य योजना का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो वो इनके लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत क्या बात की जाएगी, जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो माइग्रेटेड जो श्रमिक हैं, उनको अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पते का प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त करने के संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो श्रमिकों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए केवल अपने आवासीय पते की स्व घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। आपको स्वयं बता दीजिए कि मेरा पता है, आप किसी से आगे आपको उसको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं होगी। आइए बात करते हैं हांगकांग के प्रशासन की, क्योंकि यहाँ के नेता हैं जो कैरी लेम है, उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हांगकांग शहर क्या है, चीनी कानूनों के अपनाने के लिए तैयार है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो यह है विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक प्रभाव, प्रवासी भारतीय और भारत के पड़ोसी देश। इस कानून को बात क्या होगी कि बीजिंग की, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग है, तो बीजिंग की विधायिका की बजाय अब हांगकांग की विधायिका के मत से पेश किए जाने वाले प्रस्ताव किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो कानून है वो क्या क्या है, हांगकांग के जो लघु मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी परसिस्ट में उसको जोड़ा गया है। हांगकांग को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ पे होता है उसको बेसिक लॉ के रूप में भी जाना जाता है। अगर हांगकांग की हम पोजीशन देख लें, तो ये जो चाइना है, इसके दक्षिण में बसा हुआ है, एक तरफ देखिए जापान है, एक तरफ ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, लाओस है, तो उनके यहाँ पे साउथ में बसा हुआ क्या है, ये हांगकांग है। ये रहा हांगकांग। इसी ने बाल बोला है कि अब हमारे कानून चाइना बनाए। और यहाँ पर एक देश एक और है, मकाऊ। इन दो के बारे में बात की जाएगी। इधर हांगकांग आप देख लीजिए पोजीशन, ये हांगकांग है, ये मकाऊ है। इसमें हुआ क्या है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है हांगकांग को, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय संघ है, उन्होंने चीन के व्यापार पर दबाव डाला है। साथ ही साथ हांगकांग और झेजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर दबाव डालने की वजह से इस कानून को लाया गया है। अगर इस कानून से चिंताएं देखी जाएं तो आलोचक ये भी कहते हैं कि हांगकांग जब अगर अपने कानून बनाने का अधिकार चीन को सौंप देगा, जो अभी इनडायरेक्ट वे में नहीं थे, उससे क्या होगा, तो वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, कम होगी हांगकांग की, चाइना की बढ़ेगी। अगर बात की जाए हांगकांग का प्रशासन किस प्रकार से होता है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए किस देश में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, तो इसमें एक उदाहरण है हांगकांग। हांगकांग के अलावा मकाऊ भी क्या है, एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, और दोनों क्या है, पूर्व में उपनिवेश रह चुके हैं। अगर पॉलिसी की बात की जाए तो हांगकांग और जो मकाऊ दोनों हैं, वो चीनी जनवादी गणराज्य का हिस्सा होने के बावजूद चीन की मुख्य भूमि की नीतियों से भिन्न आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अपना रहे हैं। चीन का हिस्सा है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमी को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर वो अलग हैं। इसके अलावा हांगकांग को 1 जुलाई 1997 से वापस चीन के नियंत्रण में लाया गया, और दिसंबर 20 1999 को मकाऊ की संप्रभुता चीन को स्थानांतरित कर दी गई। यानी कि आप अपने रूल बनाइए, लेकिन आप जो संप्रभुता है, आप किसके अधीन कार्य करेंगे, वो चाइना के अधीन कार्य करेंगे। इन क्षेत्रों की अपनी मुद्राएं हैं, अपनी आर्थिक कानूनी प्रणालियां हैं, किंतु जो मेन टॉपिक है कौन सा, रक्षा कूटनीति, यानी जो आपकी डिप्लोमेसी की बातें होंगी या रक्षा की बातें होंगी, वो कौन तय करेगा, चीन यानी बीजिंग से तय की जाएंगी। उनके अपने लघु संविधान हैं जिनको 50 वर्षों तक के लिए मान्यता दी गई है। इस प्रकार अगर उनकी आज़ादी के हिसाब से देखें 97 और 1999, तो हांगकांग 2047 तक और मकाऊ 2049 तक के लिए उनका लघु संविधान वैध है। इस अवधि की बात की व्यवस्था क्या होगी, क्या रूल बनाए जाएंगे, उसको अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।